तो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम हंटर में। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाएंगे उनको हम देखेंगे। और खासकर यूपी एमएसपी ने एक पेपर गूगल पे जारी किया है, उनको हम उनका सलूशन देखेंगे। क्योंकि हर साल पेपर में वो जारी करता रहता है आपके सारे सब्जेक्ट का। तो उनको अगर आप सब सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मतलब यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी सारे सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए मैथमेटिक्स का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं 70/70 का। ठीक है, तो आप इनको देखिए और अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। इसे हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, देखिए इसमें हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे पूरे 20 OMR के, मतलब जो OMR से भरने वाला होता है ना आपका, तो 20 तो सॉल्व करेंगे सारे सब्जेक्ट में, मतलब जहां तक संभव हो सकता है इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके लेक्चर 1 है, हो सकता है इसके एक लेक्चर और हो, एक दो लेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरा कराना संभव भी नहीं है। और उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करें तो मैं एक दो सेट करवाऊंगा, उसको कर लेंगे 70/70 आपका आ ही जाएगा। ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके जो क्लास 10th में अभी के लिए है। इसके बाद इंटरमीडिएट की आएगी वीडियो, उनको आप लोग देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब यूपीएमएसपी से यानी क्रोम ब्राउजर से, चाहे आप गूगल से जाकर यूपीएमएसपी 2025-26 क्लास 10 यूपी बोर्ड आप हिंदी मीडियम डाल के आराम से वो पेपर को निकाल सकते हैं। उसी का सलूशन मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बिना बात के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो हमारा देखिए पहला खंड अ में हम लोग करेंगे 20 OMR है, हम लोग खंड अ को लेकर चलेंगे। ठीक है ना, खंड ए को लेकर चलेंगे। तो इसमें पहला क्या सवाल है हमारे पास, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, हमसे सहअभाज्य संख्याओं का युग्म पूछा। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, संख्याओं का युग्म हमसे क्वेश्चन में पूछा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग फटाफट समझते रहिए कि मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर आप लोग ऑप्शन को क्लिक करिएगा। बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगवा दूंगा नीचे, वो मेंशन करेगा, आप उस क्वेश्चन को देखकर आप क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको से अभाज्य बताना है। 14, 35 आपका ऑप्शन ए है। बी आपके पास है 18, 25। सी आपके पास है 31, 93। और आपके पास डी ऑप्शन है 32, 62। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले से अभाज्य को पता होना चाहिए। मैं सबका बताता था डिटेल में कि क्या होता है से अभाज्य। से अभाज्य क्या होती है, जब दो संख्याएं होती हैं और जिनका HCF 1 होता है, उनका मौसा 1 होता है, तो हम से अभाज्य कहते हैं। दूसरी बात हम लोग क्या कहेंगे कि उनमें से कुछ कॉमन ना हो, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ 14 और 35 में, तो 7 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 7 के पारे में 14, 7 के पारे में 35, तो अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर कॉमन होता है वह उसका HCF बन जाता है। ठीक है ना। 18 और 25 इसमें देखो तो कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं देखता हूँ 31, 93 में 31 या 93, 31 कॉमन हो जाएगा, इसलिए से अभाज्य ए भी नहीं होगा। 32, 62 में कहीं ना कहीं आपका 2 ही कॉमन हो जाएगा, तो ये भी आपका से अभाज्य नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। इस दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्या, यदि द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, द्विघात एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पूछेंगे आपके। ठीक है ना, फिर इस पर ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 लिखेंगे। हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद कौन सा है, हमारे पास द्विघात बहुपद है x² प्लस a प्लस 1 और इंटू x प्लस b। अब इसके हमें 2 शून्यक दिए गए हैं। क्या शून्यक, इसके 2 शून्यक दिए गए हैं। कौन कौन, एक दिया गया है 2 और -3 है। तो a और b का मान बताना है आपको, तो a और b का मान बताना है। तो आप बताइए क्या क्या हो सकता है। आपके पहले ऑप्शन दिया गया है a बराबर -7, b बराबर आपको दिया है, b बराबर दिया है -1, b ऑप्शन आपके पास है a बराबर 5। आप लोग हल करिए, देखिए क्या आंसर आएगा आप लोगों का। c बराबर -1 और आपके पास सी ऑप्शन दिया गया है a बराबर 2, b बराबर -6 और डी ऑप्शन आपके पास है a = 0, b = -6।
तो अगर ये इसके शून्यक है, इसका मतलब इसमें एक x ही है। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है x के मान, x के मान होते हैं शून्य का मतलब। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x का। तो पहली बार मैं क्या पुट करूंगा? 2। तो x, ये क्वेश्चन तो है ही, मैं पहले 2 पुट कर लेता हूँ। आपको बहुत तेज मत करना क्योंकि ऑप्शन में सवाल है। 2 के स्क्वायर प्लस a प्लस 1 रख लेता हूँ, और आपके पास इंटू x की वैल्यू 2 ही लिया हूँ और प्लस b। अगर शून्य है तो इसको हल करने वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो 2 के स्क्वायर 4, और इसको देखेंगे तो 2a हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा और आपका ये b हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2 4 6 हो जाएगा, तो 6 और प्लस 2a प्लस b इक्वल 0। तो प्लस 6 है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2a प्लस b इक्वल टू -6। अब उसी प्रकार से -3 रखेंगे यहाँ पर, उसी प्रकार से। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे, गुणा कर देंगे इसी के साथ। तो a प्लस 1, अभी मैं आराम से लिख कर लेता हूँ, ना तो इसे आप समझ नहीं पाएंगे। 0। अब इस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, तो 9 और -3a प्लस b इक्वल टू 0। अब माइनस प्लस 9 -3, तो 6 हो जाएगा -3a और प्लस b इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर दीजिए उधर साइड में, उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 3a प्लस b इक्वल टू आपके पास 6 होगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे b बराबर है, देखेंगे समीकरण बन गया 1 और 2। इन लोग कैसे हल करेंगे आप? कि ये बराबर है तो घटा दीजिए, घटाने के लिए देंगे तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये b आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 1 3 3 तो कितना हो जाएगा? बस 5a और -6 और -6 आपके पास हो जाएगा -12। ठीक है ना, -12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -12 बट्टे आपकी हो जाएगी 5। ठीक है ना, -12 बट्टे 5। अभी एक्शन तो नहीं, 1 मिनट चेक किया जाए। 2 और -3 है ना, 2 और -3 है, तो एक और b का हमको मान निकालना है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यहाँ तक ठीक है। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और आपके पास a है ही, तो ठीक है, a प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, और b इक्वल टू 0। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2a प्लस b हो जाएगा, ये प्लस अगर -6 हो जाएगा, 2a प्लस b के बाद इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग घटाने के लिए इसको देखते हैं। a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू -3 है, तो -3 रखेंगे तो -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करते हैं -3 और a प्लस b हो जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा, आपका प्लस 6 होगा, -3a और ये प्लस b हो जाएगा। तो प्लस 6 उधर का जाएगा, -6 हो जाएगा, तो -3a और आपके पास ये b है और -6 उधर -6 हो ही जाएगा, पर ये -6 हो जाएगा। 1 मिनट, ये -6 हो जाएगा तो ये प्लस कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी थोड़ा साइन चेंज नहीं किया मैंने। तो ये आपके पास हो जाएगा 3a इक्वल टू -6, ये 0 हो जाएगा। 1 मिनट, ये 5 होगा। ठीक है ना, 2 1 और फिर 5 काट देंगे तो फाइनली a की वैल्यू 0 आएगा। a की वैल्यू किसमें 0 है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं, a की वैल्यू 0 आ गया, कहानी खत्म हो गई। तो हम आगे का सवाल देखते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया? थोड़ी सी इसमें बस साइड वगैरह ध्यान देना है और हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे के सवाल को, थोड़ी सी आगे स्पीड में हल करेंगे चीजों को ना। खंड आ चल रहा है। अब देखिए हमारे पास है क्या? संख्या n स्क्वायर -1। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य है, तो n का मान n है 1। तो n क्या है? n क्या है? एक हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है पूर्णांक है, आप लोग हल करिए। b हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, इसी हमारे पास विषम संख्या है, और हमारे पास d सम संख्या है। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो मैं अगर n की वैल्यू पहले इवन लेता हूं, सम संख्या n बराबर मैं लेता हूं आपका 0 लेता हूं, तो 0 रखने पे क्या होगा? n स्क्वायर दिया फिर 0 का स्क्वायर -1, अब ये 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 0 का स्क्वायर मींस 0 -1/8 होगा, यानी कहीं ना कहीं 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं 3, ठीक है ना, विषम संख्या लेता हूं, क्योंकि बस सम संख्या लिया तो नहीं हुआ, 3 लेता हूं, तो 3 का स्क्वायर और -1/8, क्योंकि ये विभाज्य होना चाहिए 8 से। अगर नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा, आप मतलब n की वैल्यू 3 भी नहीं लेंगे, कुछ और देखेंगे, फिर नेगेटिव नंबर देखेंगे, तो स्क्वायर 9 में से बन जाएगा 8/8, कट गया। इसी प्रकार से n की वैल्यू 5 भी लेंगे ना, 5 स्क्वायर 25 में 1 कम, आपका 24 8 से कटता है। n की वैल्यू 7 लेंगे, 7 स्क्वायर 49 में से 1 कम,
आपका हो जाएगा 48, 8 से कटता है, यानी n की वैल्यू विषम संख्या पे वैलिड है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 को। और क्या है भाई क्वेश्चन, a1x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, आप इसके 3 शर्त पढ़े होंगे, 3 शर्त, तो कोई नहीं हल होगा के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए मेरे भाई, a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2। आपके पास भी ऑप्शन है, a1 by a2, फटाक से बताइए आंसर क्या होना चाहिए, b1 by b2 does not equal to c1 by c2। और मेरे पास भी ऑप्शन है, a1 by a2 does not equal to b1 by b2, एंड डी ऑप्शन मेरे पास है, a1 by a2 equal b1 by b2 is equal to c1 by c2। आप लोग जानते होंगे कि जब हमारे पास a1 by a2 does not equal to b1 by b2 होता है, यानी सी वाले बात करता हूं, ये अद्वितीय हल का होता है, ये अद्वितीय हल का होता है, लेकिन का कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए क्या होगा कि शुरुआत के दो बराबर होंगे, a1 by a2 is equal to b1 by b2, थर्ड केस वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बराबर नहीं है का और कोई हल नहीं का कंडीशन है। और ये क्या है, अद्वितीय हल, जिसके एक हल हो उसका हल है ये, और ये क्या है, अनेक हल के लिए, और यहाँ पर गलत इक्वेशन दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तीनों इनका रूल याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होगी। आपका अनसॉल्व है, मतलब कि जो बोर्ड जारी किया है पेपर, है ना, मॉडल पेपर, उनको ही हम लोग देख रहे हैं अच्छे से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन, एक सुनिश्चित परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल। एक सुनिश्चित का मतलब समझते हो क्या, ये 5वां क्वेश्चन हमारे पास। एक हमसे बोला एक सुनिश्चित परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, बताओ क्या होगा। एक सुनिश्चित परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। ऑप्शन ए देता है सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय या अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी एक। तो देखो, सुनिश्चित का मतलब जो शून्य नहीं, अगर शून्य ले लेंगे भैया, जैसे मैं तुमको शून्य ले लिया, मान लीजिए शून्य परिमेय संख्या होती है ना, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया और एक अपरिमेय संख्या ले लिया √3, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 0, एक परिमेय संख्या आएगी। इसलिए सुनिश्चित वर्ड लगाए, शून्य को छोड़कर आप कोई भी संख्या ले लेंगे, वहां पर शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या ले लेंगे, तो वहां पे आपका हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है ना। 5वां का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, द्विघात समीकरण दे दिया है हमारे पास, a² + bx + c इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन कौन कौन से, पहला हमारे पास कथन दिया है, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। समीकरण के दो भिन्न, पहला समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के होते हैं यदि b² - 4ac > 0। क्या बात सही है भाई, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी समीकरण के दो मूल वास्तविक होंगे। हम लोग विविधकर पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, विविधकर के 3 केस होते हैं। विविधकर d = क्या होता है, b² - 4ac होता है विविधकर। इसके 3 केस क्या क्या होते हैं, जब हमारा d क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, जब d बराबर होता है 0 के, जब d होता है छोटा 0 से, यानी 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक। तो उसमें क्या होता है कि मूल हमारे पास वास्तविक होता है, मूल वास्तविक होता है और अलग अलग होता है, मूल वास्तविक और अलग अलग। और d = 0 का मतलब मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो मेरा भाई होगा, बट उसके साथ बराबर भी होगा, अलग अलग नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे भाई, काल्पनिक होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो कौन सा कंडीशन सही होगा, इसमें बोला है कि मूल वास्तविक अलग अलग, इसका मतलब फर्स्ट राइट है। सेकंड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछता नहीं है, हालांकि दे दिया है। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं, दूसरा दिया है b² - 4ac = 0। तो क्या समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं, ये भी हमारा बात सही है। मूल माने x का मान होता है भाई, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं किस कंडीशन पे, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मतलब क्या, काल्पनिक,
अगर वास्तविक मूल नहीं इसका मतलब क्या है, काल्पनिक। ये भी बात बिल्कुल शॉर्ट तरीके की सही है। और इसमें थर्ड जो क्वेश्चन हमारा है रिपीटेड है, समीकरण के दो से अधिक वास्तविक, नहीं गलत है बात भाई, गलत बात है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कह रहा है ग्रेटर देन 0, कह रहा है ना कि समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं। अरे भाई ये द्विघात में तो वही हल होते हैं, ये दो से अधिक कहां से आएगा। जो चौथी बात इसने बोली है वो गलत बोली है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, विकल्प ए केवल पहला और दूसरा सही है। मेरे भाई मेरे तीनों सही हैं, शुरुआत के तीनों सही हैं, शुरुआत के तीनों सही में चौथा गलत है। तो अब ये तो गलत होगी क्योंकि केवल एक और दो सही कह रहा है। बी ऑप्शन में क्या है 2 3 4, क्या आपको 2 3 4 दिख रहा है, 2 3 4, 4 तो गलत है। उसने पूछा है कि कितने सही है, तो ये गलत हो गया। सी वाला केवल 2 और 3 और 4 सही है, तो 3 4 तो गलत बात है नहीं। अब चौथा ऑप्शन है केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तो भाई चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग ये पेपर अपने पास रख कर इसके सॉल्यूशन को देखते चलिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को लिखूंगा तो समय बहुत वेस्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं हल बहुत हम कम करा पाएंगे आपके पेपर के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा और मैं यहाँ से कंप्यूटर मोड से बोल दूंगा कि भाई क्वेश्चन को यहाँ स्क्रीन पर लगा दे, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। सातवां क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं फटाफट। अब इस क्वेश्चन देखते चलिए। सातवां दिया कि एपी हमारे पास है, एपी क्या है -5/2 और हमारे पास 0 5/2 और हमारे पास दिया है का इग्रामा पद। कहेंगे इग्रामा पद निकाल। आपको 11th टर्म निकालना है, किसी भी का nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला आप लोग पढ़े हो, खैर वो सारी चीज तो आसान होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप फार्मूला याद रखेंगे तब। इसमें खेल होता है ए और डी का, यानी प्रथम पद और समांतर का। प्रथम पद क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी -5 और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t2 - t1। ये t1 होता है, t2 और t3 इस प्रकार चलता जाएगा, तो t2 - t1 कर लेंगे, ठीक है। तो भाई -5/2 में से अगर आप माइनस करेंगे -5 को, तो फाइनली कितना हो जाएगा, -5 प्लस हो जाएगा, तो -5/2 + 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -5 + 10 कितना बनेगा आपका 5/2, यानी कि 2.5 बनेगा कहीं कहीं। ग्राम पद कहा है, यानी t11 का है। t11 निकालने के लिए आपको पता है प्रथम पद लिखते हैं और हम एक ठो कम करके डी लिखते हैं, ठीक है ना, एक ठो कम करके डी लिखते हैं। तो प्रथम पद कितना -5 + 10 * डी की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 2 से 5 डिवाइड कर जाएगा, यानी -5 + 5/25, यानी कितना बन जाएगा आपके पास 20 बन। तो 20 कौन सा ऑप्शन सही भाई, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहला ऑप्शन -20, दूसरा ऑप्शन 20 दिया है, तीसरा ऑप्शन -30, चौथा ऑप्शन 30, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन करना है क्योंकि मुझे सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाना है, ठीक है भाई। चलिए, एक हमको दिया है कि -4, 0 पॉइंट दिया, 8वां क्वेश्चन। तो -4 मैं ट्रायंगल बना लूं, तो ट्रायंगल की सवाल है। तो बोला क्या है कि -4, 0, तो -4, 0 ले लिया मैंने। फिर बोला क्या है भाई 4, 0 ले लिया भैया, और 0, 3। हमसे बोला क्या है निम्नलिखित के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें ऑप्शन है समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के। तो देखते हैं, इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, दूरी सूत्र लगाना होगा। और दूरी सूत्र सबको पता होता है ना भाई। अगर डिस्टेंस फार्मूला निकालना, मान लीजिए पॉइंट है बी, पॉइंट है सी, मुझे ए बी के बीच दूरी निकालनी, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भाई यही तो फार्मूला होगा। दूरी निकाल दीजिए, तो x2 - x1 इसका निकाल दीजिए ना भाई। पहले x2 -4 इसका होल स्क्वायर, y वाला करेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, कहीं कुछ मतलब क्या आ जाएगा आपका 4 -8, ये होगा -8 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64, -4 कर देंगे, 4 4 8 हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 64 होगा। 64 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 4 0 ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 0 3 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, 16 में 25 यानी 5 आ जाएगा आपका। मेरे लगता 3 ही आएगा इसका, -4 0 तो -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 3 0 कितना हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे फाइनली, 3 का स्क्वायर ना 416, 25 यानी 5 आ जाएगा भी। तो दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा आपके बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है ना। ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला ध्यान रखिएगा, 3-4 फार्मूले होते हैं आपके चैप्टर नंबर 7 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बोला कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात
सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था आप लोगों को बताना है। इसका आंसर होगा आपका थेल्स ने दिया था कि भाई जब दो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, यानी जब कोण दो समान हो तो संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। इसको किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। ऑप्शन ए सही है। ये पूछा नहीं जाएगा, वैसे ही दे दिया है। अब हमारे पास एक है आपका ज्योमेट्री का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। एक हमारे पास सर्किल दिया है, ठीक है ना, सर्किल दे दिया है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये वाला हमारे पास कुछ रचना किया है, इसको देखते हैं, और ये यहाँ इसको मिलाया गया है, और ये हमको दे दिया है 30 डिग्री, और ये पॉइंट का नाम है पी ए ओ बी। हमसे पूछा गया है सवाल में कि बोला भाई कोण ए पी बी की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है, तो हमको पूछा गया कि एंगल आपको बताना है, एंगल ओ ए बी कितना होगा। ऑप्शन 4 को दिया गया है, 25 डिग्री होगा पहला, बी दूसरा 30 डिग्री होगा, सी 40 डिग्री होगा, डी 50 डिग्री होगा। देखिए आप एक बात जानते होंगे कि ये वृत्त है और वृत्त पे एक रेखा खींचेंगे जिसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। इसको आगे बढ़ाएंगे, स्पर्श रेखा है ये। स्पर्श रेखा से अगर केंद्र पे कोई हम रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर भी स्पर्श रेखा थे, भी 90 कोण बन गया। तो बताओ अब इसको देखो थोड़ा सा, ए पी ओ बी को चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं? चतुर्भुज के चारों कोण में कितना होता है? 360, तो 9 9 18 180 हो गया, 180 और प्लस 30 कर, ये आपको 50 डिग्री है। 180 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 180 प्लस 50 जब जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा। 0 8 5 13 1 230, तो पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो ये कोण कितना बचा आपका? तो 360 में से घटा दो इसको, तो 360 में से 230 घटा देंगे तो फाइनली आपके पास 100 कितना बचेगा? 130 बचेगा। अब 130 ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, हमसे कोण पूछा कि ओ ए बी यानी इस वाले कोण का मान निकालना है। तो अब ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ही है, दो त्रिज्या बराबर होती है तो संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, यानी दोनों बराबर बराबर में हो जाएंगे। आपको पता होगा कि त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का स्पर्श कितना होता है? 180 डिग्री। अभी प्लस 130 अगर इसको मान के कर दीजिए तो आपके पास 2x की वैल्यू कितना जगह? 0 5 पर खत्म, यानी काटेंगे तो 25 ऑप्शन नंबर ए में सही है। इस प्रकार से ज्योमेट्री का सवाल हल कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आ रही है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप करिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास देखिए। क्वेश्चन 11 हमारे पास क्या है भाई कि 2 tan, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये 2 tan 60 डिग्री 30 डिग्री क्या मैं भी 30 डिग्री लेता हूँ, इसमें मिसप्रिंट इसमें दिया नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये हमको दिया है। ऑप्शन ए इसका दिया है cos 60 डिग्री, बी हमको दिया है sin 60 डिग्री, और सी हमको ऑप्शन दे दिया है tan 60 डिग्री, और डी हमारे पास दे दिया है sin 30 डिग्री। वैसे इसका आंसर देख के बता सकते हैं कि sin 60 डिग्री आंसर होगा √3/2। बट यहाँ पे कंफ्यूजन की पॉइंट है कि यहाँ पे tan 30 डिग्री की tan 60 है, कंफर्म नहीं है। मतलब मैं मान लेता हूँ कि tan 30 डिग्री तो उस पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन मिला देगा, आपका प्रश्न आगे सवाल है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू तो 1/√3, और 1 माइनस tan स्क्वायर आपका जो ये है tan 30, ये भी आपका होता है 1/√3। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर करके √3 माइनस के 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, माइनस का 1 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कंफर्म सवाल है, मिसप्रिंट सवाल है, इसको मैं बाद में देखकर आपको करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे आप अच्छे से। तो यहाँ के सवाल जो है ये आपके पास दिया ही नहीं है, बताओ यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है कि एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा ये देख लिया जाएगा बाद में। वैसे आप लोग का पर्सनल सवाल ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सारी इसका आंसर आएगा, सॉल्व करेगा। ये एंगल मिसप्रिंट है, ठीक है ना, अभी मैं इसको देखना पड़ेगा मुझे क्या होगा इसका, तो इसको हटा देता हूँ। अब देखिए त्रिज्या r तथा थीटा कोण वाले, त्रिज्या r तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड जानते हैं ना, ये वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से आप देखेंगे तो त्रिज्यखंड बन रहा है आपका। यदि त्रिज्या के द्वारा जब वृत्तखंड होगा तो कहते हैं त्रिज्यखंड। इस केस में हमें क्या निकालना है? निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए 4 ऑप्शन दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12वां है। पहला आपके पास है θ/180 डिग्री इंटू πr²। ये तो होगा नहीं, क्यों? फार्मूला आपको पता होगा त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है a = πr² θ/360 डिग्री। अब किस में मैच करेगा उसको देखना है, बहुत एग्जाम में घुमा सब पूछा गया है। फिर
का थीटा बाई 180 डिग्री 2 पाई आर, ये हो नहीं सकता क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर चाहिए सी। अब थीटा बाई 720, इसमें त्रिज्या का स्क्वायर है लेकिन 360 डिग्री होना चाहिए, तो है नहीं इसलिए ये 2 पाई आर स्क्वायर है। इसमें दिमाग लगाओ, ये 2 से काटोगे 720 को 360 बन जाएगा, इसमें दिमाग लगा दिया था उसने। और डी आपके पास दिया था थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये तो हो नहीं सकता ऐसे क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर था, इसका मतलब ऑप्शन ए और सी था। अगर ऑप्शन ए और सी में से अब कौन ऑप्शन होगा तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सूत्र पता होना चाहिए। 180 720 में देखिए जब सूत्र में 360 बैठता है तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो 720 2 से कट के 360 डिग्री दे देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो आगे देखते हैं, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन होता है। गिल्ली देखिए, गिल्ली जो बचपन खोले खेले गिल्ली डंडा ऐसा बनता है ना, ऐसा होता है गिल्ली, ये हमारे पास बेलन बन जाता है शुरुआत में और इस पे ऐसे लगता है शंकु। तो भाई गिल्ली में 2 शंकु होता है और एक आपका क्या होता है बेलन, इस प्रकार की 3D फिगर होती है। तो 2 बेलन से बना होता है क्या, नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी एक शंकु एक बेलन, नहीं ये भी बात गलत है, एक शंकु से बना होता है, 2 शंकु होते हैं ना, 2 शंकु और एक बेलन, ऑप्शन नंबर सी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के अधिकांश अगर आपको सवाल नहीं आते हैं तो सी मार के चला आया करिए, क्योंकि अधिकांश सवाल वही सही होते हैं सी वाले ही। ठीक है भाई, अब आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 नंबर का है, इसको मिलाने वाला सवाल है। हमारे पास दिया है क्या भाई, ए साइन 90 डिग्री, बी आपका कॉस 90 डिग्री, सी टेन 60 डिग्री। आप ट्रिग्नोमेट्रिक सारे टेबल याद रखिएगा तभी सवाल लगा पाएंगे। 45 इसमें दिया फर्स्ट √2, सेकेंड √3, थर्ड 1, फोर्थ 0। तो मैं देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी a का 1 से होगा। हमें तो खास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये होगा। b का आपका 4 से होगा मिलन, 4 से मिलन होगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और tan 45 की वैल्यू sec 45 की वैल्यू √2 होती है। इस प्रकार से आपका मिलेगा, यानी a का सेकंड दिया है तो a का सेकंड दिया नहीं, a का पहला ऑप्शन दिया कि a सेकंड से मैच करेगा, गलत बात है। a फर्स्ट से मैच करेगा, गलत बात है। और ए थर्ड से मैच करेगा, भाई ये तो सही है। और चौथा ऑप्शन दिया ए फोर्थ से मैच करेगा, तो हम पहले ही से मिला के सब सवाल हल कर सकते हैं। ए थर्ड से मैच करेगा, सी देखो ना ए सेकंड दिया है, भाई मेरा जब ए थर्ड से मैच कर रहा है तो ए से थर्ड मैच कर रहा है तो हमारा सी में तो ऑप्शन है, मिला लो। इसका मतलब इसका भी सी गया, देखो ना मैंने कहा कि सी अधिकांश सही होते हैं तो ये भी आ गया है ना। चलो आगे सवाल देखिए, 15वें सवाल, किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई के √3 गुनी है। तो खंबा हमारे पास मान लीजिए ये हो गया, तो खंबा का छाया कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, कुछ इस प्रकार छाया बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रायंगल के फॉर्म में ले लेता हूँ। किसी समय एक खंबे की छाया, ये खंबा इसकी छाया होगी, छाया खंबे की लंबाई √3 गुनी है। तो खंबे की लंबाई अगर मान लीजिए x है तो उसकी √3 गुनी होगी छाया, ये होगी। तो हमसे कहा है गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी आपको ये वाली वैल्यू निकालिए थीटा की वैल्यू। कैसे निकालोगे मेरे भाई, बताओ कैसे निकालोगे। ये आपके पास 15वां सवाल है। तो आपको पता है 10 लगा दो भाई, लंब थीटा के सामने जो वैल्यू होती है वो लंब होती है, जो बच गया होता है 90 के सामने जो कर्ण होती है। तो x बाय √3x यानी लंब बटा कर्ण, आपको पता है लंब बटा सॉरी ये क्या है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या बनता है आपका tan थीटा बनता है ना, tan थीटा। x x कट जाएगा। मुझे बात बताओ tan थीटा tan में कितनी वैल्यू होती है, तो tan होती है आपकी 30 डिग्री। तो tan थीटा कंपेयर करने पर, काटना होगा कि tan कट जाएगा, नहीं कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 30 डिग्री, अब सी नहीं सही है भाई, ठीक है ना। तो मैं तुमको बाद के लिए बता रहा हूँ भाई ऐसे कर सकते हैं वो, ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव खत्म हम लोग खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया भाई, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसका हमारे पास क्या मान होगा, 0 होगा, 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर आपके पास 0.7 होगा, -1 होगा। तो A दिया है, B दिया है, C दिया है, D क्या होगा इनका आंसर, इसका मान हमसे पूछा गया है। देखो कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। आप यहाँ पे tan 45 कर सकते हो, 90 पे क्या होगा, tan 90 पर भाई अनडिफाइंड हो जाएगा ये, तो tan 90 नहीं रख सकते हैं, 30 डिग्री पे काम बन जाएगा, 30 पे क्या हल कर सकते हैं। तो मैं हल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको खोल कर हल कर लीजिए, चाहे मान रख के हल कर लीजिए। आप थीटा की वैल्यू 45 लेकर हल कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो 1 हो जाएगा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। sec 45 की वैल्यू कितनी होती है? sec 45 को आपको पता है cos उल्टा होता है, cos 45 √2 होता है, 1/√2 होता है, उसी का उल्टा है √2। ये हो जाएगा, यहाँ कल कर दो 1 tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस cosec 45 आपके पास √2 हो जाएगा। भाई ये 2 हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2। तो जब ऐसे कोई सवाल आया करे ना, तो 45 एंगल आपका गोल्डन है, जब भी आपको मान निकालने के लिए कहा जाए तो tan थीटा की वैल्यू 45 रख के हल कर सकते हो। तो 2 प्लस √2, 2 प्लस माइनस √2 वर्गांतर लग जाएगा ना, a प्लस b mx b, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 2 हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी। एक बार फिर से सी सही होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, यूनिक तरीका था। बाकी इसको sin बाई cos, cos 1 बाई cos, 1 प्लस cos बाई sin और 1 बाई sin खोल के कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। उतना झमेला नहीं पड़ना, 1045 मानना है और वैल्यू को निकाल देना है, कितना काम करेंगे हो जाएगा। सवाल दे दिया, बहुत अच्छी सवाल दिया, 17 सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता क्या होती है? किसी भी चीज के होने की घटना, किसी चीज के होने की संभावना। जैसे मैंने कहा कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो इसकी संभावना कितनी परसेंटेज है? तो कहेंगे सर 100% संभावना है। और कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 100% माने 100/100, इट मींस 1। तो प्रायिकता में उसी को हम लोग 1 कहते हैं, प्रायिकता से हम लोग 1 कहते हैं। अब मैं कहूंगा सूर्य पश्चिम से उगता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो भाई गलत बात है, सूर्य पश्चिम थोड़ा उगेगा। आज भी सूर्य पूरब से उगता है, कल भी पूरब से उगेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रायिकता मानूंगा 0। तो 0 से हम कहेंगे बाई 100, इट मींस 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रायिकता 1 से 0 के बीच में होती है। इसका मतलब एक बात कहूं कि आज मौसम, आज क्या नाम है कि आज हमारा धूप हुआ है, मान लीजिए आप धूप हुआ है, कल यही धूप फिर होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो कह देंगे सर कल भी हो सकता धूप हो, मैं 70%, 75% श्योर हूं। इसका मतलब 3/4, आप इतना श्योर हो, ठीक है ना भाई। इसका मतलब प्रायिकता आपके 100% 0% के बीच में, यानी प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, बट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। या तो 0 से छोटी होगी या तो 0 के बीच में होगी, ना तो 0 से कम होगी, ना 0 से कम होगी, ठीक है ना भाई, ना तो 0 से आपकी कम होगी और ना ही 1 से कम हो, 1 से ज्यादा होगी। यानी 0 और 1 के बिटवीन में 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 से थोड़ा सा क्या होगा भाई, 0 से ये क्या होगा, प्रायिकता बड़ा होगा, और 1 से क्या होगा, प्रायिकता छोटा होगा। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये इसका रेंज है प्रायिकता की। तो अब मुझे बताओ 2/3 क्या ऑप्शन हो सकता है? इसमें वाला लिखे कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये तो हो सकता है कि 0.6 ये 1 से ज्यादा और 0 से कम है, इसलिए हो सकती है। बी आपके पास -1.5, भाई माइनस प्रायिकता नहीं होती है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ये प्रायिकता घटना नहीं हो सकती। अभी देखेंगे सी वाला, उस वाला 15% हो सकता है भाई, क्योंकि इसका मान 0.15 आएगा, 1 से कम, 1 से ज्यादा, 0 से कम है। और चौथा ऑप्शन 0.7, 1 से ज्यादा है और 0 से कम है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि माइनस में कोई प्रायिकता नहीं जाती है। प्रायिकता कहां से कहां थोक दे रही है, मैंने लिखवाया तो उसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी का 19वीं सवाल है। 19वीं सवाल है हमारे पास 2, 3, 7, 2 और फिर 7, 5, 3 और 7। इसका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है? किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी को कितनी बार आई है। एक आप दिया है 2, बी हमको दिया है यहाँ पे 3, सी दिया है हमें, सी हमें दिया है 5 और डी हमें दिया है 7। बताओ सबसे अधिक संख्या कौन रिपीट की है? 2 सबसे बार आया क्या? कि 2 बार आया। सबसे ज्यादा 7 1 2 3 बार आया है, तो सबसे ज्यादा 7 आया, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी जो संख्या ज्यादा बार आती है वही उसकी क्या हो जाती है? बहुलक हो जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ही हमारा जवाब होगा अच्छे से। अब हमारे पास एक अगला है और इंपॉर्टेंट रिलेशन वाला सवाल है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। यदि हमारे पास, एक मिनट, बस रुकिए 1 मिनट, क्योंकि मुझे कुछ भी करना है। 2 मिनट रुकिए।
एक आप लोग रिलेशन लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। इस रिलेशन को लिख लीजिएगा। माध्य, माध्य पूछा जाएगा, माध्य, माध्यिका, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध, बहुलक में संबंध। देखिए तो बहुलक बराबर बहुलक को लिख लेंगे मोड से, एम मोड से, माध्यिका से लिख लेंगे एम में से, और माध्य को लिखेंगे आज से 112 से। तो रिलेशन इसके बीच में क्या बनता है ध्यान दीजिएगा, यमो बराबर क्या होता है आपका 3 मी, यानी 3 मीडियम माइनस के 2 आपका क्या होता है मी होता है, माध्य होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का आने ही वाला है। चलिए सवाल देखिए, 20 सवाल। यदि माध्य हमारे पास 16 दिया है, तो माध्य का मान दिया 16, यदि माध्य का मान दिया 16, यानी यहाँ कर देते हैं 16, हल कर लेते इसको भी। 20 सवाल है आपके, है ना, 20 सवाल। माध्य का मान 16, अब उड़ते 2 था ही माइनस के, माध्यिका का मान कितना दे दिया है इसमें, कह रहा है कि भाई आप माध्यिका बताओ, आपका पास जो बहुलक वो 13 है, वो माध्यिका पूछा है 3 तो सोच में कितना हो जाएगा 32, इधर प्लस कर दो, 13 प्लस 32, और आपके पास 3 है मीडियम, ठीक है। तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 1 4 45 बराबर 3 मीडियम, काट दो इसको तो 15 आ जाएगा। इसका आंसर कौन सही होगा, बी वाला सही होगा, ठीक है ना। अब आपके सब्जेक्टिव वाले शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन। सब्जेक्टिव सवाल हम लोग देखते हैं, थोड़ा स्पीड में देखेंगे सवालों को, है ना। इस रिलेशन में ध्यान रखिएगा, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सवाल अगला है हमारे पास खंड ब, खंड अ खत्म हो गया, खंड ब हो गया हमारे पास। तो खंड ब हमारा क्या सब्जेक्टिव, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला का क है इसमें कि प्रूव करिए, मतलब दर्शाइए, हमको दर्शाना, यहाँ पर दर्शाइए कि आपके पास 3√3 अपरिमेय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 से 6 ठीक से क्लियर लीजिए कि आने ही वाला है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या 2 से 3 मार्क पूछता है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, बस मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बार जब आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए कहता है तो पहले मान लीजिए, तो माना 3 कड़ी 2 है, 3 कड़ी 2 आपका क्या है परिमेय संख्या, इसका विरोध करोगे, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या 3 बटा कड़ी 2 किसके बराबर रख देना है, पी बाई क्यू के बराबर रख देना है। जहां आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जहां पी क्यू क्या हो भाई गुणांक हो, और क्यू की वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान सुनो, अब 3√3 ये है, अब क्या करना है ना आपको, तो √2 की वैल्यू निकाल दो, ये गुणा में 3 है, भाग में, यानी सारा परिमेय एक तरफ कर दो, तो p/3 क्यू हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो बस इसी को लिख दो कि चूंकि इधर तो परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्योंकि p/3 क्यों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी तो क्या भाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो इस विरोधाभास के कारण, इस विरोधाभास के कारण, यानी विरोध मैंने कर दिया भाई, विरोधा हो गया ना, एक परिमेय का परिमेय विरोधा हो गया, इस विरोधाभास के कारण जो आपके पास 3 कड़ी 2 वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्ध। तो पहला मैंने प्रूफ करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ठीक है भाई। अब लोग क्वेश्चन 1 का हल करेंगे, ख वाला क्वेश्चन। क्या बोला है कि 4 का -1 और -2 का -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभागी। तो 4 का -1 कर लिया मैंने, इसको एक रेखा जोड़ रही है, आपके पास ये है -2 का -3 समत्रिभागी, यानी एक पार्ट में एक पार्ट में, जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट होगा उतना ही पार्ट ये होगा। तो मैं इसको 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट मान दूंगा। मान लेता हूँ कि ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था आपके पास, और ये यहाँ पी पे और क्यू पे कट कर रही है, तो मुझे पी पॉइंट और क्यू पॉइंट निकालना है, बोला है ना। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसके निर्देशांक निकाले, इसके निर्देशांक निकाले, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हल कर सकते हो। मैं अगर इसका पॉइंट निकालना चाहूंगा पी पॉइंट, आपको पता है इसको लेना पड़ेगा। तो अब ये पूरा यहां से तक कितनी यूनिट है, 1 यूनिट, सही कि नहीं। और मेरे पास अगर मैं यहां से देखता हूं, ठीक है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मेरे पास पॉइंट ये है, तो यहां से यहां तक पॉइंट कितनी हो जाएगी, 1 और 1 कितना हो जाएगा, पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट, ये पॉइंट निकालना है तो 1 यूनिट, फिर पूरा ये लेना, क्योंकि ये पॉइंट आप लेके चलोगे ना भाई, समत्रिभाजित केस में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को।
पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है। ऑप्शन 3 भाई मतलब एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो 1 यूनिट क्यों नहीं। सम माने समा, 3 माने 3, भाजित माने भाग में बांटा गया है। तो यहाँ से इस पॉइंट निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है। तो 1 2 यूनिट इधर की है, 1 यूनिट इधर की। इसको 1 1 मान के लगाना। अब भाई 20 मानोगे 20 मानोगे 20 मानोगे तो फाइनली सबका रेशियो लोगे ना, तो 1 1 1 ही आएगा। तो दिमाग लगा करो, 1 मान का आसान होता है सवाल। आपको पता ही होगा कि बिंदु P का निशान निकालने के लिए इसका गुणा इसके साथ करवाते हो। पहले 2 का 4 में कराओ, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 1 का इसे कराओ, 1 के साथ मान 2 करवा दो, -2। मतलब फार्मूला आपको पता है ना, M1x2 ये सब पता है ना, उसको लिख लेना आप लोग। और भाई इनको जोड़ लो, 2 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3 कामा। फिर आपको पता है क्या करना है, अब इसी 2 का इसके साथ कराओ तो -2 हो जाएगा। अब 1 का इसे कराओ तो -3 हो जाएगा। और फिर भाई बट्टे के 3 तो चलेगा ही चलेगा। तो 8 में से 2 घटा दो, कितना होगा आपके पास 6/3, और 3 और 2 कितना जाएगा 5/3। फाइनली आपके पास आ जाएगा 2/के -5/3, 2 कामा -5/3। बिंदु P का है। अगर अब मैं Q का पूछूंगा तो आप 1 यूनिट यहाँ से लोगे भाई, 1 यूनिट ये लोगे, और आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लोगे 2 यूनिट, यहाँ से लोगे पूरा 2 यूनिट, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो Q निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। मैं निकाल देता हूँ भाई। अब ये 2 यूनिट है तो यहाँ से गुणा करा दो, बस यहाँ करो, यहाँ से 1 चौके 4 हो जाएगा आपका। मैं पॉइंट Q की बात कर रहा हूँ। 1 चौके 4, 1 दूनी के 2, अब बटे के इन दोनों का सम 3। अब इधर करो, 1 1 कम 3 और 2 3 6, भाई 3 कर लेना। फिर एक घटा देंगे, 2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा -7/3। तो बाकी शुरुआत का फार्मूला लिख लेना कि पॉइंट Q निकल जाएगा और पॉइंट P निकल जाएगा, यही समस्या भाजित वाले पॉइंट थे। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन थे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लोग यहाँ पे लिख लेगा फार्मूला, बाकी ये चीज करना है ऐसे ही। तरीका तो पता ही होगा ना भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग ख के बाद ग देखते हैं। वो तो खरा गधा, यस गे। कोण ए के किसी मान के लिए सेक की वैल्यू हमको दिया भाई, सेक की वैल्यू कितना दिया 12/15, ये हमको क्या है दिया, ठीक है ना, दिया है। और हमसे पूछे तो कथन सत्य है असत्य है, कारण अपने औचित्य। कोण ए के किस मान के लिए सेक के बराबर 12/5 है, और कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित बताइए। भाई 12/5 बोला है, तो 12/5 का मतलब सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग कर दो, तो 5 दूनी के 10, 2 पॉइंट कितना जाएगा आपका 5 जाएगा, 12 दूनी 24, 2.4 जाएगा। अगर बात करोगे मेरे भाई सेक के सारे वैल्यू देख लेना, वो 0 से 1 के बीच में होते हैं, 0 से 1 के बीच होते हैं भाई, किसी भी वैल्यू पे नहीं होता है। तो कह देंगे यह रेंज से, यह परिसर से बाहर है, तो लिख देंगे आंसर कि यह सेक के कोण ए के किसी भी मान के लिए 2.4 मान नहीं आता है भाई, क्योंकि वह परिसर से बाहर होता है। तो आंसर है असत्य। क्यों? क्योंकि परिसर से बाहर है, ये इसका आंसर होगा। हमें सोचा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, तो घटिया क्वेश्चन पूछते हैं भाई, जो कि नहीं पूछना चाहिए इसको। अगला सवाल, यदि क्वेश्चन नंबर घे भाई, घे क का घे, हमसे बोला यदि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी। भाई साहब हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, चतुर्थांश समझते हो ना, चौथे अंश का, यानी एक इस पार्ट में एरिया निकालना है, और जिसकी परिधि का मतलब पूरी लंबाई, यानी कि हमको 2πr का मान दे दिया भाई। परिधि की जानते हैं ना, परिधि c का मान दे दिया 22 सेमी, 80 होता है 2πr, ये हो जाए 22। पाई का मान कितना होता है भाई, 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू r कर देंगे, 22 कर देंगे, 22 कैंसिल, r की वैल्यू 7/2 हो जाएगी। ये फ्रैक्शन से बदल लग जाती है। और का चतुर्थांश, तो वृत्त के चतुर्थांश का सूत्र जानते हो का, जो चतुर्थांश सूत्र होता है चतुर्थांश की क्षेत्रफल, वृत्त चतुर्थांश, चतुर्थ माने चौथा, अंश माने टुकड़ा, और वृत्त का पूरा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल होता है पाई उसका, चतुर्थांश में 4 का भाग करा देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है 7 का 749 22 2 का स्क्वायर, पाई का मान रख दिया, अरे r की वैल्यू दिया। अब भाई आपके पास 4 होते हैं, 4 4 कट जाएगा, 7 7 कितना जाएगा 49, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन को भाई साहब देखेंगे, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी कैसे करना। बाकी यहाँ पे त्रिलेखन लगा सकते हो, शुद्ध होता है पाई स्क्वायर थीटा बाय स्टार्ट करेंगे, वहां से भी लग जाएगा, पर उतना लंबटबाजी नहीं। एक अंगा का सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, उसने कहा है, पढ़ाई का सवाल है कि P ऑफ E, ऐसी सवाल आती है, P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 है ना, तो E नहीं होने की, E नहीं
कि प्रायिकता क्या होगी। एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। मैं कहता हूँ पी ऑफ पी मतलब प्रायिकता होने घटना, और पी ऑफ ई डैश मतलब प्रायिकता नहीं होने घटना, इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। पी ऑफ ई का मान कितना है? 0.05, ठीक है ना, 0.05। इसका हल है, सॉल्व है भाई, क्वेश्चन ऊपर है, ये हल है। और प्लस पी ऑफ ई डैश मुझे निकालना है 1। अब इसको इधर भेज दो, तो पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 मान 0.05, घटा दो, कितना आ जाएगा? अब घटा देंगे मेरे भाई तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1.0 ले सकता हूँ ऐसे, और मान 0.05 है, तो आपका 5 9 यानी 0.95 होगा प्रायिकता। तो प्रायिकता न होने की घटना हो जाएगी 0.95। यस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन में देखता हूँ, तंदुरुस्त का सवाल है 6 वाला सवाल, और कई का पहला 6 वाला मेरा खत्म हो जाएगा। 6 मेरा क्या भाई, देखते हैं। चलिए, यदि बिंदु क्यू पॉइंट दे दिया है 0,1, ठीक है, फिर दिया है बिंदु पी 5,-3 और आर बिंदु का मान दे दिया हमारे पास x, 6। समदूरस्थ का मतलब क्या था? समान दूरी पर, ये पॉइंट जो है ना, इससे और इससे समान दूरी पर जो क्यू आर की दूरी होगी वही पी आर की दूरी होगी, ये होता समदूरस्थ है। तो x का मान पूछा हमसे, तो भाई x का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही फिगर बनाना बोली ज्ञान और ऐसे ही करना है। तो आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है थ्योरी में, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये बना देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर वही सूत्र लिखता हूं x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी इसके लिए प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, उससे रूट से रूट हट जाएगा, ठीक है ना, तो मतलब काट ही देंगे या तुलना करने को खत्म कर देंगे। x2 - x1 तो पहले qr के लिए, तो qr के लिए x2 कौन है? ये है x2, इसको मान, इसको किसी को मान, तो 0 और x यानी x हो जाएगा। y - y डिफरेंस 1 और 6 डिफरेंस कितना है आपके पास? 6 का 5 का डिफरेंस है, 6 में से 1 घटा दो 5 आएगा, 5 स्क्वायर जो है रूट सॉल्विंग है भैया। यहाँ देखो 5 में से 6 घटा, 5 में से x घटा दो, वही 5 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 6, तो मतलब माइनस घटाना ही है, तो -3 में से अगर 6 घटाओगे तो भाई तो 9 हो जाएगा, कि -3 - 6 करोगे होल स्क्वायर करना है, तो -9 हो जाएगा, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक, आराम से सब कुछ रख कर लेना, बस हल कर लो। x स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b, 2 बच्चे 10x और प्लस के 81। अब देखो प्लस x स्क्वायर प्लस इधर आएगा, खत्म हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, माइनस 10x है, तो भाई माइनस 10x इधर आके प्लस 10x होगा इक्वल टू 81, x की वैल्यू आ जाएगा 8.1, इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 8.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8.1 का मान 6, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x का मान 8.1, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। लिख लेता हूँ 0 1 5 माइनस 3, ठीक है, x का मान बिल्कुल सही भाई, ठीक है, 0 1 है तो आपके पास 0 और 1 0x है, ठीक है, 1 5 6 में 5 डिफरेंस, वेरी गुड, सही है, सब कुछ सही भाई, लिख सकते हो 8.1 आता है। इसके बाद हमारा देखिए भैया, अब ये वाला खंड खत्म हो गया, हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। अब 5 खंडों पहला आपको कर दिया है, ठीक है ना, पहला हमको कर दिया, देखिए नॉन स्टॉप सवाल हल करें, मुझे सारे सवालों को हल करवाना है। दोस्तों साथ शेयर करिए, बड़ा मेहनत लग रहा है भैया। दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग कितना देगा भाई? संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है, तो संपूरक कोण कहते हैं। अब दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण मतलब ए है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। अधिक है या कम है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस होता है, तो बड़े कोण को ये माना, छोटा कोण ये भी है। हल कर लीजिए, प्लस भी मान भी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 2a समीकरण 2 है, जोड़ने पर काम किया गया है, जोड़ने पर लिखना है, जोड़ने पर तो 18 और इसे जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 1 9 198, काट दीजिए, 2 9 18 1 2 9 18, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा पास? 99, ए वैल्यू 99 हो जाएगा। तो मुझे बी का हमसे पूछा क्या है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरा बड़ा कोण 99 है, तो अब 180, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि a प्लस बी हमारे पास 180 डिग्री है, तो बड़ा कोण कितना? 99 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लस 99 इधर का हो जाएगा माइनस, 180 में से आप 99 घटा दीजिए,
तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक खांसी दे दिया यहाँ पे, तो 9 8 17 81 आ जाएगा। तो दोनों कोण को जोड़ेंगे 99 81 को, तो आपके पास 180 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका छोटा कोण हो जाएगा 81, बड़ा कोण हो जाएगा 99। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समानांतर DC। तो एक समलंब चतुर्भुज माने तो भाई समलंब जानते हो ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो, वही समलंब। तो हमारे पास A B C और D, वहां पे उसने क्या दिया है, देखो प्रभु का सवाल है, दिया क्या है, दिया है कि AB समानांतर हमारे पास DC दिया है, ये हमको दिया है। ठीक, और क्या रहा है कि विकट AC BD O पर काट रहे हैं, तो AC विकट ये हो गया और BD विकट ए हो गया, और दोनों काट रहे हैं O पर। और भाई क्या कहना आगे करते हैं, तो त्रिभुज समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हैं, दर्शाइए कि OA, तो मुझे प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना सिद्ध कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। भाई साहब OA कहां पर है, क्योंकि भैया सब OA आपका ये वाला है, ये वाला, हाँ, और OC कहाँ है भाई, कहेंगे सर ये वाला। ठीक, वो भी कहाँ है, कहेंगे सर ये वाला, कहेंगे कि इस ट्रायंगल को मुझे लेना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को। और क्या रहा है भाई OD, तो OD का मतलब क्या हो गया आपके पास ये वाला था, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल मुझे जाना होगा। अगर मैं सिमिलरिटी प्रूफ कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर दो भुजाएं समांतर, ये शीर्षक मुख कोण है और ये वाला इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, क्योंकि दो भुजाएं समांतर दिया है, तो सिमिलरिटी प्रूफ करके हम लोग ये लिख सकते हैं। तो उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति लिख देंगे, हम लोग आ जाएंगे त्रिभुज। समझ में आ रहा है कि OA और OC, तो OA का मतलब ये वाला और OC का मतलब यहाँ पर, यानी फिर OB यानी ऊपर और OD नीचे, इसका मतलब हमको इस त्रिभुज से मतलब है और ऊपर त्रिभुज से मतलब। ये त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC, DOC में, तो भाई प्रूफ कर दो ना, एंगल AOB, इस एंगल को पढ़ना तो बीच में होगा, और एंगल DOC जो होगा भाई साहब वो आपका बराबर होगा, क्यों, यहाँ लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और भाई ये आपका क्या है, जो आपका भाई ये वाला है ODC है ना, ODC पहले AOB है ना, तो आज ये OAB, एंगल OAB ये बराबर हो जाएगा आपका भाई साहब ये वाला एंगल, इस जेड वाला एंगल है, जेड वाला एंगल AS, इसके बराबर हो जाएगा DCOA, यानी एंगल OCDK। क्यों, तो कह देंगे कि भाई AB समांतर CD हमको दिया गया है, ऐसा दिया गया है। जब दो रेखाएं समांतर होती है, प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पर है, तो हम लिख देंगे भाई दो कोण है, AB कोण AB कोण, तो हम आगे थर्ड चेक करने की आवश्यकता नहीं, लिख देंगे सब एंगल, एंगल समरूपता की कसौटी से जो आपके पास त्रिभुज AOB है वो सिमिलर है त्रिभुज DOC के। जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं ना, तो आप साइड का रेशियो ले सकते हो भाई। आपके पास क्या करना है, तो OA by OC इज इक्वल टू OB by OD, या दिमाग नहीं लगाना, इति सिद्धम, ऐसा हमने सिद्ध कर दिया। तो जब मतलब कुछ नहीं करना भाई, सिमिलरिटी प्रूफ करना है, कुछ करना है, दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD दिया है हमको, और कह रहा है कि AB समानांतर DC है, तो AB समानांतर DC है, तो कह रहा है कि सिद्ध करें OA by OC इक्वल टू OB by OD सिद्ध करना मुझे। तो आप करना क्या है, OA ये दिख रहा है ना, फिर कह रहा है कि भाई OB ये दिख रहा है कि नहीं, OA और OB, यानी हमको इस ट्रायंगल से मतलब है। फिर कह रहा है कि OB, भाई OB कौन सा, अच्छा हो गया ना, OC यानी भाई साहब ये वाला, OD भाई साहब ये वाला, यानी इस ट्रायंगल से मतलब क्या मेरे भाई ये दोनों रेखाएं नहीं काट रही हैं, तो यहाँ तो एक कोण मिल गया। समरूप प्रूफ कर दो ना, समरूप प्रूफ करने के बाद भुजाओं का अनुपात ले सकते हो, ठीक है, तो ये वाला बराबर हो जाएगा। और ये AB समांतर हमको DC दिया, एक रेखा इधर कट कर रही है, इस हिसाब से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर की जेड वाला एंगल है, और ये वाला इधर भी कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि जेड एंगल है। बाकी सब वही प्रूफ करके मैंने सब बातें लिखी है, बस समरूप प्रूफ कर दोगे। बाकी कोड सेट करने वाली चीजें उस पर इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मेरे भाई आप समरूप प्रूफ करके बात लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब आपको सिमिलरिटी दिखानी थी। आगे देखिए, देखिए थोड़ा तेज स्पीड है, वैसे ओवरलेक्स कर लीजिए। आगे सवाल, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तो गुणांकों भी समझ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में दिया गया है। हमारे पास द्विघात बहुपद 3x² - x - 4, ठीक है ना। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं और हमें संबल, ये हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना भाई, शून्य ज्ञात करें और सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। देखो, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, इसको पहले आप 0 के बराबर रख लो,
कर दी 0 बराबर, शून्य कम निकालने के लिए शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। अब वर्गखंड करो, ऐसे ही करना है पेपर में, आप सॉल्व करके दिया वगैरह। तो यहाँ पे माइनस एक्स साइड करो, 4 कैसे, 4 3 12 हो जाएगा, 2 खंड में तुरंत 1 आना है घटाकर, तो 4 3 12, 4 में से 3 घटा दोगे इक्वल टू 0, इतना तो कर ही सकते हो। ये माइनस के 4 है इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखो x कॉमन हो जाएगा और 3x माइनस के 4 बचेगा, यहाँ से प्लस के 1 कॉमन कर लो, 3x माइनस के 4 बचेगा इक्वल, इतना तो आपको वर्गखंड आता ही भाई। तो मैं फटाफट इसको कर देता हूँ, 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप करना क्या है, इनको 0 के बराबर रख लो, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा -1। और पहले मान को अल्फा कहते हैं, दूसरे मान को बीटा कह लेते हैं। अल्फा बीटा मान लो या मान लो कुछ भी, क्योंकि मुझे अब क्या करना, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या पता है आपको, सत्यता की जांच के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, 2 सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/3, मतलब दोनों पक्ष बराबर दिखाना है। और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 -b। आप सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू आपके पास -4 है। आप सबसे पहले एबीसी निकाल लीजिएगा। बी की वैल्यू कितनी है, -4, यहाँ पे -1 है तो मान प्लस हो जाएगा 1, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो 1/3। सॉल्व करो तो 4 -3/3 इक्वल टू 1/3। आप देखें तो 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी यहाँ पे लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले के बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड। अभी आपका एक पॉइंट फर्स्ट हुआ, सेकंड पॉइंट है गुणनफल वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो 4/3 है, बीटा की वैल्यू देखेंगे तो -1 है, सी की वैल्यू सब बस मान रखना है, -4, ए की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो तो -4/3 इक्वल टू -4/3, लेफ्ट बराबर राइट हो गया। तो इस प्रकार से तुम प्रूव कर सकते हो सत्यता की जांच। 4 नंबर का रहता भी है, कुछ करना नहीं। सबसे पहले बस तुम्हारे द्विघात बहुपद दिया गया है कि नहीं, तो पहले यहाँ से a की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि जनरल फॉर्म x² + bx + c होता है। एक द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म होता है कि एक कांट में इक्वल 0 कंडीशन भी होती है, ये जनरल फॉर्म है। तुलना करा दो, a की जगह पे कौन है 3, b की जगह क्या -1, कुछ नहीं तो 1, और c की जगह पे -4। ये सब गुणनखंड नॉर्मल करोगे तो x की वैल्यू पहले आएगा 4/3, x की वैल्यू -1 आएगी, इतना तो गुणनखंड आता ही होगा। और पहले x के मान को अल्फा, दूसरे x के मान को बीटा कहते हैं। सत्यता की जांच के लिए पहला सूत्र को पता है, अल्फा प्लस बीटा मान b/a। अल्फा की मान यहाँ से रख लो, बीटा की मान यहाँ से रख लो, और b की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख लो। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये तुरंत बराबर आ जाएगा। लास्ट में लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उसी प्रकार से यहाँ से भी करोगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू यहाँ से रख लो, बीटा की वैल्यू यहाँ से रख लो, और हल करोगे तो तुम्हारा वाला बराबर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जांच और 4 नंबर का आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये सब चीजें इनको ध्यान रखिएगा। मैं चीजों को 2 बार लेकर समझा रहा हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट्स है बोर्ड में पूछी जाती है वो ज्यादा तरीके से। अब हमारे पास क्या, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है ना। अब हमको ये देखो प्रूफ क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से, है ना, ये हमको प्रूफ करना है क्या, कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्पर्श बिंदु। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, मान लिया स्पर्श बिंदु हमारे पास है, स्पर्श बिंदु ये हो गया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये वाला स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है ना, केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। और इसको प्रूव करना है तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना, ये प्रूविंग है और ये सिंपल प्रूविंग है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, होमवर्क भी कर सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, अगला लेक्चर में इसी में करवा दूंगा क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपका टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा इसको करिएगा, आसान है इसको कर लेंगे। मैं इसके नीचे वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है भाई। देखिए नीचे दिए गए इंपॉर्टेंट है और ये माध्यिका और माध्य बहुलक पे सवाल आते रहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया भैया, इसको देखिए, देखिए एक हमारे पास क्या है, एक टेबल दे दिया है इस प्रकार से, ठीक है। मैं इस टेबल को अरेंज नहीं कर रहा, आपके पास काफी होगा ही, तो देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। इसमें भार दे दिया है, ठीक है ना, भार दे दिया है, भार दे दिया है इन किलोग्राम। फिर हमको दे दिया है छात्र की संख्या,
छात्र की संख्या, ठीक है ना। हमको निकालना है नया माध्यिका। अंगाल क्वेश्चन बोला नीचे दिए गए बंटन का 136 विद्यार्थियों की भार दर्शा रहा है, इसकी माध्यिका निकालिए, ठीक है। तो हमारे पास छात्र संख्या क्या है, पहले भार क्या है 40 से 45, आपके पास 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। संख्या क्या दिया है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 8 दे दिया है, डबल 6 दे दिया है, और हमारे पास 3 और 2 दे दिया है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाएंगे, संचयी बारंबारता को बनानी पड़ेगी पहले, ठीक है ना। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं CF, ठीक है ना। और क्या होता है F, छात्रों की संख्या कि कोई कितने अंतराल में कितना बार रिपीट किया गया है, ये ऐसे होता है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि क्लियर रह जाएगा चीजें, ठीक है। एक मिनट, ये 3 इसमें, ये हमारे पास क्या था, इसमें है, पहले 6 इसमें है और इसमें है, मैं भाई इसमें, ठीक है। यहाँ देखो ये होगा, ठीक है। अब देखो संचयी बारंबारता क्या बनाते हैं, 2 लिखो, इसको फिर इसके साथ जोड़ देते हैं। 3 2 कितना जाएगा हमारे पास 5, और 5 8 13, 13 6 3 9 19, 9 3 9 6 15 यानी 25, और 25 3 28, 28 2 30 पे जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जोड़ कितना होगा, 3 2 5 8, 3 2 5 हो गया, 8 5 13 6 3 9 19 9 15 25 3 28 2 30, ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगा 3। मेरे भाई जो सम होता है वाला यहाँ नंबर होता है, ये क्या है आपकी सम संख्या है। यहाँ पे n/2 निकाल दो, तो n/2 निकालोगे तो 30 का आधा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 15। तो n हाफ की वैल्यू क्या की, ऐसे करना, आपको फॉर्मूला पता हो कैसे करते हैं, क्या करते हैं आपको पता होगा फिर भाई। n/2 की वैल्यू आ जाएगी कि 15, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 15 यहाँ देखते हैं तो किससे छोटा है, क्योंकि भाई साहब 19 से छोटा है। अब इसी के लिए आ जाएंगे कि आपका यफ हो जाएगा, जिससे छोटा उस वैसी उसी की बनाइए, यफ हो जाएगा यफ, ये हो जाएगा फिर L1, आपका जाएगा L2, ओके भाई। और उसके ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा CF, ओके भाई। अब आपका फार्मूला क्या कहता है, माध्यिका निकालने का फार्मूला आपको पता चाहिए कि L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई CF, कोष्ठ में n/2 माइनस वही स्मॉल f होता है, सॉरी बहुलक होता है, ये वाला बात f होता है, ये वाला जो आपका ये वाला ये f है, और माइनस के CF भाई साहब। अब करना कुछ नहीं है, L1 की वैल्यू कितना है हमारे पास, L1 की वैल्यू कितनी भाई, तो कह देंगे L1 की वैल्यू 55, लोअर लिमिट होता है L1 का मतलब, प्लस अब 55 और 60 का डिफरेंस, मतलब 60 माइनस के 55 बटा के स्मॉल f की वैल्यू कितनी है भाई, तो 6 है आपके पास, कितनी है 6, और n/2 की वैल्यू कितनी भाई 15, और माइनस ये की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 13। हल कर दो इसी को, तो 55 60 में से 55 निकाल दोगे तो आ जाएगा 5 बटा के 6 गुणते 15 में से 13 निकाल दोगे 13 है, आ जाएगा 2 3 आ जाएगा 6, यानी 55 प्लस 5 में 3 का भाग करोगे 2.2 3 6 3 कम तो 5 3 6 7 आएगा अप्रोक्सीमेटली, यानी 57.67 इसकी माध्यिका होगी। मेरे भाई फार्मूला पता होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में पूछा भी जाता है। हम लोग प्रायिकता के सवाल इसको उतार लीजिए, समझे तो सकता नहीं है भाई, करना कुछ नहीं है। आपको भार दे दिया है, छात्र की संख्या दे दिया है, CF निकालने के लिए इसको 2 लिखो, फिर 3 2 5 5 8 13 13 6 19 6 जोड़ देंगे 25 3 28 तो 30, बस आई जो 30 होता है ना इसी का जोड़ होता है भाई लास्ट नंबर, यही n हम इसको मान लेते हैं, n का आधा करना होता है क्योंकि उसमें जरूरत होती है भाई। पर जो आधा करोगे ना 15 जो आया है इसमें मिलाओगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में किससे छोटा है, क्योंकि सर 19 से छोटा है 15, 19 को गोला मार करो, आगे बढ़ोगे तो यार इसी से आगे बढ़ोगे 11 एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऊपर वाला CF हो जाता है, बस वो सूत्र उसमें रख लो और कहानी सवाल की खत्म हो जाती है। हम लोग प्रायिकता के लिए सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रायिकता सवाल हम लोग मेरे भाई कर लेते हैं फटाक से, तेजी प्रायिकता सवाल करिए। सवाल दिया है 6 बार, मेरे भाई दूसरे खंड का 6 सवाल कर लिया है कि एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद कंचे 5 लाल कंचे दिया भाई, रेड कंचे कितने हैं हमारे पास 5 दिया है, व्हाइट कंचे कितने हैं भाई, व्हाइट ग्लास हमारे पास 8 है, और प्लस ग्रीन ग्लास कितने हैं 4 है। तो डिब्बे में एक कंचा यादृच्छा निकाल देता, कोई मतलब एक डिब्बा है भाई, एक डिब्बा है, इसमें मैंने सारे कंचे को डाल दिया, 5 वाले को भी 8 वाले को और 4 वाले को। अब मैंने रैंडम डाल दिया, रेड वाला ब्लू वाला ग्रीन वाला, सही रेड हो गया आपका, व्हाइट हो गया और भाई साहब ग्रीन हो गया, ये तीनों मैंने कंचे डाल, कहीं जानते ना गोली जो बचपन खेले वो वाला, तो हमसे क्या हमने डाल दिया, और कह रहा है कि रैंडम आंख
यादृच्छा का होता है अचानक डाला और निकाल दिया। और कह रहा है कि भाई निकाला जाता है तो बताओ कि लाल होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो भाई प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है रेड की, इसकी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी रेड की। लाल तो पूरा कंचा कितना है भाई, यानी कि क्या होती है प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल अनुकूल बटे कुल, यानी कि अनुकूल मतलब आने की संभावना बटे कुल संभावना, ये परिभाषा होती है ना। अनुकूल मतलब आने की संभावना कितनी है, रेड आने की, तो कहीं रेड है 5, कितने में से 8 5 13 4 17 गोले में से, बस ये प्रायिकता होगी। और कह रहा है कि हरा नहीं हो भाई, तो प्रोबेबिलिटी बताना है जो ग्रीन नहीं हो, ग्रीन नहीं हो, ग्रीन नहीं हो। तो अनुकूल ले देना भाई, अनुकूल बटे प्रतिकूल, तो पूरा है 17, 17 में से हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा हमारे पास 4 है, इसको नहीं लेना है। 8 5 13 तो है ना, चल यानी 17 13 बटा के 17 हो जाएगा आंसर। ये बहुत सिंपल होता है भोले वाले, कुछ नहीं करना होता है, एकदम सिंपल चीज है। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 हल कर लेते हैं। अब हमारा सब सवाल खंड जैसे 1 2 में अंगा चौथ पूछ के कहा था ना भाई, मैंने सबको कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है ज्यादा इसमें भाई, कुछ नहीं ज्यादा करना है, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तीसरी सवाल फटाफट बस करना है क्वेश्चन को। कह रहा है 5 वर्ष आयु का सवाल है भाई। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से द्विगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ऐसे सवालों का पता मैं एक निंजा तरीका बताता हूँ किसकी किसकी बात है। 5 जैकब की आयु उसके पुत्र की, तो जैकब पापा हो जाएंगे, तो एक बार जैकब लिखो और एक लिखो पुत्र, एक लिखो पुत्र। आप ऊपर लिखते तो माना जैकब की आयु ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ऊपर मान लेना कि माना जैकब की आयु है, पुत्र की आयु हुए है, वो मान लेना ऊपर। तो फिर आप प्रथम शर्त से करना है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, पहले में जैकब की आयु ये पिताजी है, पुत्र की आयु मैं लेता हूं वाई। और कह रहा है 5 वर्ष बाद, बाद में क्या होता है भाई, जोड़ते हैं 5 साल इसमें भी और 5 साल इसमें भी जोड़ते हैं, ठीक है दोनों भाई। 5 साल बाद क्या होगा, मेरी उम्र जितनी 5 वर्ष बाद बढ़ेगी उतनी उम्र तो सबकी दुनिया में बढ़ेगी, जो जो व्यक्ति होंगे। मान लीजिए मैं हूं, मेरा भाई है, मैं 18 साल का, मेरा भाई 12 साल का है, मैं 5 साल बाद कितना हो जाऊंगा और मेरा भाई कितना हो जाएगा। तो कहे सर आप 18 के थे तो 23 हो जाएंगे, आपका भाई 12 का था तो 12 5 17 साल का हो जाएगा, यानी 5 साल बाद दुनिया के हर एक व्यक्ति 5 साल बढ़ जाएंगे भाई। आगे तो कह रहा है कि जब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, दोनों 5 जोड़ देना, पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो गई। तो इसको हल कर लो बस, 3 गुनी 4 गुनी हमेशा छोटे वाले होता है। तो x + 5 = 3y, 3 5 15। हल कर दो इसको, वेरिएबल की तरफ ला दो, 3x - 3y = क्या हो जाएगा 15 - 5, x - 3y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त इसमें, तो जैकब हो गया और पुत्र कर दिया फिर से। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मैंने पहले 5 साल इसमें भी कम 5 साल इसमें भी कम, बहुत सिंपल सवाल होती है। पुत्र की आयु की 3 7 गुनी, भाई कह रहा है 7 गुनी, 7 गुनी कर दिया, 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी थी, पूर्व मतलब थी वो कर जाएगी, 7y 7 5 35 75 कर दीजिए। तो x - 7y = -35 + 5 कितना हो जाएगा, x - 7y = हो जाएगा -30। समीकरण नंबर 2, एक तो हल कर लो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो क्या है आपके पास, x - 3y = 10 और ये क्या है, x - 7y = -30। घटाने को कर देंगे तो x बराबर है, तो कर माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4y = 40। भाई 10 और 30 40 हो जाएगा, क्या बात कर दो, तो y = कितना आ जाएगा 10, यानी y क्या था, पुत्र था, 10 साल का था, तो y = 10। समीकरण नंबर हम लोग 1 में देते हैं, एक क्यों नहीं ये वाला, पिताजी आ जाएंगे, x - 3y = क्या है 10, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, पास डिस्टर्बेंस था बीच में कुछ, तो 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है उसके लिए सॉरी, तो y की वैल्यू कितनी है 10 = 10, x 3 धाम में 30, तो -30 = 10 हो जाएगा, x = 40। तो भाई अतः पिता की आयु, पिता का x माना था, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु पूछा था 40 वर्ष, और पुत्र की पूछा जाएगा तो पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु
मेरे भाई कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो जिसमें कुछ आपको नया ही मिला होगा, आप लोग अपने तरीके से पढ़े होंगे। थोड़ा सा ऊपर में माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष है, फिर ये कंडीशन से लगा के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसकी शॉर्ट वगैरह ले जा करिए जब भरते हैं तो, ठीक है। मुझे बहुत पुरानी भाई मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं उससे। और ये सवाल लगभग खत्म ही हो गया भाई। अब एक सवाल देखो मेरे पास है, मैं कुछ सवाल एक देखो इसमें अथवा थोड़ा सवाल हैं, तो मैं कल भी इसमें कुछ लेक्चर लेके आपको करवा दूंगा स्पेशल सवाल। तो मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन डिफरेंस सवाल करवा देता हूँ, छोटी सवाल। 80 मीटर चौड़ी सड़क दोनों और आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दो खंभों के बीच सड़क एक बिंदु खंभे के बीच, चलो इसको थोड़ा सा हमको लाइन वाइज पढ़े तो करते चलेंगे। मैंने सवाल 3 में अथवा करके पूछा गया था, मैं अथवा सवाल भी नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि अथवा को मैं रोक कर नीचे का सवाल करवा दे रहा हूँ। अथवा के सवाल, ठीक है ना भाई। 80 मीटर चौड़ी, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं उसको 80 मीटर चौड़ी हो गया ना, 80 मीटर चौड़ी हो गया। सड़क के दोनों आमने सामने, मतलब यहाँ आमने सामने लंबाई के दो खंभे, एक खंभे ये है, एक खंभा मेरे पास ये है। अभी कंफर्म मुझे आइडिया नहीं कौन खंभा बड़ा है कौन खंभा छोटा है, तो क्वेश्चन आंसर मालूम चलेगा अभी, ठीक है। आमने सामने दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु, एक बिंदु सड़क के बीच मतलब ये वाला सड़क के बीच हो गया, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। एक को 60 बना रहा है, इसका मतलब ये बड़ा खंभा है, एक 30 बना रहा है इसलिए खंभा छोटा है, और एक 30 डिग्री है और ये हमारे पास 60 डिग्री है। ये पूरा मेरे पास 80 मीटर है। ये पूरे खंभे के बीच दूरी मतलब पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये शिखर है, ऐसे मैं मानता हूँ पॉइंट पी मान लेता हूँ, इसको एम मान लेता हूँ, इसको एन मान लेता हूँ, कुछ भी मान लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूरी पर तो मान अगर मैं कहता हूँ अगर ये पूरी एक्स दूरी है तो मेरे भाई ये कितनी हो जाएगी, पूरी 80 में से कम हो जाएगा, क्योंकि इतनी दूरी एक्स है यहाँ से, और ये है, ये बीचे बीच नहीं है, बीचे बीच रहता है फिर 60 30 एंगल अलग थोड़ा होते हैं यहाँ पर। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या है, तो खंभों से बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना, खंभों से दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बताना है। तो चलिए मैं ऊंचाई निकालते चाहते यहाँ पे एच मान देता हूँ, ठीक है ना, इसे कैपिटल एच मान देता हूँ। तो पहले मैं आ जाता हूँ त्रिभुज, इसमें इस बारे में जाता हूँ, त्रिभुज एम ए पी में लगा दो टेन थीटा, टेन थीटा वैल्यू कितनी डिग्री 30 डिग्री, लंब कितना एच, आधार कितने मेरे भाई 80 माइनस एक्स, टेन 30 वैल्यू कितनी होती है, टेन भैया साहब 10 30 वैल्यू पूछ रहे हैं क्या आप, हाँ हम 10 30 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 10 30 की वैल्यू होती है भाई √3 ये कि भाई 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें पूरा कर दीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो कह देंगे भाई एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 माइनस एक्स बाई √3। इतना छोड़ देते करके आगे आ जाते त्रिभुज, इस बारे में आगे देखा जाएगा। त्रिभुज एन बी पी में तो अब लगा दीजिए tan 60 डिग्री, लंब बटे आधार यानी कैपिटल एच बाई आधार क्या है आपके पास एक्स, tan 60 की वैल्यू कितनी की भाई, tan 60 की वैल्यू होती है √3 एच बाई एक्स, तो एच आपके पास हो जाएगा √3 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, √3 मेरे भाई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक ठीक ओह माय गॉड, उसने किताब में बोला है समान लंबाई के दो खंभे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि थोड़ी सी मैं इसको बड़ा मान देता हूँ। उसने कहा है लंबाई समान है, ये दूरी थोड़ा सा कम बेसी है, ये हमारी लंबाई ये भी एच हो गया, कुछ नहीं करना है, पर हमें क्या दिखाई हो रहा, तो देखो बस कुछ नहीं करना भाई, इसको कैपिटल करना, ये समीकरण 1 होगा, समीकरण 2 देखो ना, समीकरण 1 और ये 2 से देखो, उसने बोला समान लंबाई खंभे, हमने उसको ध्यान नहीं दिया था, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 होगा समीकरण 2 से, तो भाई जब ये एच बराबर है तो अरे भाई बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष भी तो बराबर होगा, तो √3 x इज इक्वल भाई
80 माइनस एक्स बाई रूट 3 गुणा कर देंगे तो आपका 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, थोड़ा दिख रहा है ना आप लोग को, मैं यहाँ करूँगा बस चीज़ें क्योंकि मैं अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिक्कत है भाई। गुणा कर देंगे यहाँ पर 3x भाई रूट 3 इंटू 3 बाहर हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इस उधर कर दो 3x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 80, उसके बाद 4x इक्वल टू हो जाएगा 80, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 80/4 काट देंगे तो 20 आ जाएगा। x की वैल्यू 20 का मतलब हो गया कि बिंदु P से B तक की दूरी, यानी पहले इसको मैं मान लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, बिंदु P से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब मैं कहूँगा भाई बिंदु A से B तक के बीच की दूरी तो कितना हो जाएगा भाई, 80 माइनस एक्स कर देंगे तो 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास तो 20 है, घटा दें कितना आ जाएगा 60 मीटर। और हमसे आप खंभे को चाहिए तो खंभे की ऊंचाई, तो खंभे तो एक ही खंभा निकाल दें, कहीं तो निकाल दीजिए खंभे की ऊंचाई, तो h बराबर को पता है √3 इंटू एक्स, h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। एक खंभे की ऊंचाई होगा, अगर √3 की वैल्यू रखोगे तो 1.732 समथिंग के आसपास रखोगे, सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 17 ऐसे भी आएगा 34 पॉइंट के आसपास, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अच्छी सवाल थी ऊंचाई और दूरी की, अच्छी सवाल थी ना, ठीक है अच्छी सवाल थी। ये समझ में नहीं आया होगा तो अपने बाद 12 मिनट करके देख लीजिएगा। और हाँ ऊंचाई समान बोला, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो रहा था, चीजें ठीक ही ठाक थी। अब देखो एक सवाल उसी में मैं करवा देता हूँ, समुद्र तल सवाल है, मैं इसको करवा देता हूँ। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस शिखर, तो भाई समुद्र पे हमारे पास 75 मीटर ऊंची, ये यहाँ से 75 मीटर ऊंचाई है, और एक हमारे पास लाइट हाउस है, ठीक है ना भाई, दुश्मन को देखने के लिए लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाज, एक समुद्री जहाज हमारे पास यहाँ पर होगा, एक समुद्री जहाज मेरे पास यहाँ क्या होता है, समुद्री जहाजों के अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखा जाता है 30 डिग्री और 45 डिग्री, इधर देखा जाए तो 30 डिग्री है, इधर देखता हूँ मैं 45 डिग्री देखता हूँ, 30 डिग्री पर 45 डिग्री है। तो कह रहा है जहाजों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी हमको निकालनी है। भाई समझवाने सवाल हम लोग ऐसे सस्ती के मालूम भाई, हम लोग ऐसे लगा जोड़ा दे सेकंड में, ये 45 है तो भाई ये 45 होगा, 45 के सामने हमारी भुजा होगी 75, ये मतलब 75 हो जाएगी, ये 75 है, 30 के सामने वाली भुजा हमारे पास है, कितना होता है भाई, ये हमारे पास एक वैल्यू है 75/3, इसका आंसर आ जाएगा 75 × 75√3, ये आ जाएगा, देखो कुछ मैं लगा दिया 75 काम हो जाएगा और ये आंसर आएगा। तो इसके लिए टेक्निक्स होती नहीं जाता कि तो अब आगे जाओगे पढ़ाई करोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह में तो मिलेंगे, हालांकि अभी 10th लेवल में हो तो भाई साहब इसको आप मेथड से बनाइएगा, है ना, ABC है ना भाई साहब, ये हमारे पास D है, हम पहले आ जाएंगे क्या, हमको ये दूरी निकालनी है ना, इसकी दूरी x मान इसकी दूरी y मान लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है यार, रहने दो ना, क्या ही दिक्कत, आप तो एक बाइक चक्कर पढ़ते हो। त्रिभुज पहले से मान जाओ, अलग त्रिभुज माना है, आपको ये दूरी निकालनी भाई ACB में लगा दो tan 30, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, मतलब लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना 75, आधार कितना भाई BC है, tan 30 की होती है आपके पास 1/√3 75/BC, तो BC is equal to 75/√3। अब निकाल देते कौन सा त्रिभुज ADC में, लगा दें यहाँ पे tan 45 लंब कितना है 75, आधार कितना है CD, tan 50 1 हो जाएगा 75/CD, CD इक्वल हो जाएगा 75। हम निकाल देंगे BD, इसका मतलब होगा कि जहाजों की बीच की दूरी, जहाजों की बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास BC प्लस CD हो जाएगा। BC की वैल्यू कितनी हमारे पास है 75√3 और प्लस CD 75, भैया देखो यहाँ से 75 कॉमन हो जाएगा तो √3 + 1, मैंने इसको मुझबानी बताया था, ओरल बताया था कि इसका आंसर ये आना चाहिए, माइंड में लगा बताया था कि इसका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो अब इसी का सवाल एक हमारे पास, चलिए इतना बस 2-3 सवाल है इसमें रह गया, अथवा एक सवाल है रेलगाड़ी सवाल 480 किमी वाली, और 5 सवाल, ये लॉन्ग सवाल हम लोग अगले वीडियो से कर लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो, धन्यवाद।